तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले बच्चे सीपीयू शेड्यूलिंग में नेक्स्ट एल्गोरिथम की बात करेंगे, जो कि एलजेएफ है, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, नॉन प्रिमिटिव मोड में। नॉन प्रिमिटिव मोड आपको पता ही है कि जिसमें कि अगर हमने सीपीयू दे दिया, तो जब तक कि कंप्लीट एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता है या वो प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है, तब तक दूसरे प्रोसेस को हम रनिंग स्टेट में नहीं लाते हैं। तो एलजेएफ जो है वो आपका दो वर्जन में पाया जाता है बेटा, नॉन प्रिमिटिव भी होता है और प्रिमिटिव होता है, प्रिमिटिव भी होता है, दोनों ही होते हैं। तो जो नॉन प्रिमिटिव है वो आपका सिंपल लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट या एलजेएफ कहलाता है। जो इसका प्रिमिटिव मोड है बेटा बेटा उनको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, दैट इज LRTF। तो ये दोनों हम डिस्कस करने वाले हैं आज, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे, एक आपका नॉन प्रिमिटिव मोड होगा दैट इज LJF, और इसी का प्रिमिटिव वर्जन है लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, LRTF। तो अगर आपसे पूछा जाए LJF विथ प्रिमिटिव, LJF विथ प्रिमिटिव मोड, अगर ऐसा बोला जाए कि LJF विथ प्रिमिटिव मोड की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब है LRTF, इसका मतलब LRTF। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज है। LJF को अगर आपने प्रिमिटिव बोल दिया तो LRTF कहलाएगा, और सिंपल अगर आप LJF की बात करो तो दैट इज नॉन प्रिमिटिव मोड की बात कर रहे हो, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं होता क्या है। अगर हम देखें बेटा, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट की बात करें, तो इसमें आप क्या करते हो, जिसका भी बर्स्ट टाइम, जिसका भी बर्स्ट टाइम सबसे लार्जेस्ट हो, उसको आप कंसीडर करते हो। मतलब आउट ऑफ ऑल द अवेलेबल प्रोसेसेस, सीपीयू इज असाइंड टू द प्रोसेस हैविंग लार्जेस्ट बर्स्ट टाइम। इन केस ऑफ अ टाई इट इज ब्रोकन बाय एफसीएफएस शेड्यूलिंग। बट ऑब्वियस है कि अगर बर्स्ट टाइम सेम हो गया तो फिर हम एफसीएफएस मैकेनिज्म पे आ जाते हैं। हम देखते हैं कि अराइवल टाइम किसका अराइवल टाइम कम है, कौन सबसे पहले आया है, ठीक है। उससे ही बात नहीं बनी, अगर अराइवल भी सेम है तो फिर हम सीक्वेंस में चले जाते हैं, सीक्वेंस के हिसाब से दे देते हैं, ठीक है। तो एलजेएफ शेड्यूलिंग कैन बी यूज्ड इन बोथ प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव मोड। जो आपका नॉन प्रिमिटिव है वो एलजेएफ है, प्रिमिटिव मोड इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है। सॉरी, प्रिमिटिव मोड ऑफ लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट इज कॉल्ड एज लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, LRTF, ठीक है। एडवांटेज अगर इसके नाम से ही देखो तो एडवांटेज क्या है, नो प्रोसेस कैन कंप्लीट अंटिल द लॉन्गेस्ट जॉब ऑल्सो रीचेस इट्स कंप्लीशन। कोई भी प्रोसेस जो होगा वो तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि लॉन्गेस्ट वाला कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। और इसमें ऑल द प्रोसेस अप्रोक्सीमेटली फिनिश एट द सेम टाइम, सारे लगभग में सेम टाइम पे फिनिश होते हैं। क्यों? क्योंकि लॉन्गेस्ट वाले को आपने सबसे पहले एग्जीक्यूट कर दिया तो शॉर्टर वाला तो फटाफट फटाफट होता जाएगा। तो लगभग में अप्रोक्सीमेटली सारे के सारे सेम टाइम में फिनिश होते हैं। लेकिन जिसका बर्स्ट टाइम कम है, और मान लो किसी का बर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा है, जैसे कि किसी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम मान लो 2 है और कोई प्रोसेस है उसका बर्स्ट टाइम मान लो 24 है, तो आपको P1 को तो बहुत वेट करना पड़ेगा, तो वेटिंग टाइम बहुत ही हाई है, ठीक है। जिसका भी स्मॉलर बर्स्ट टाइम है, मे स्टार्व फॉर सीपीयू, स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब बहुत देर तक वेट करना पड़ेगा, या इनफाइनाइट वेट भी हो सकता है अगर वेटिंग टाइम बहुत बड़ा है। तो सीपीयू के लिए जो वेट होगा स्मॉलर बर्स्ट टाइम वाले प्रोसेस को, वो ज्यादा होगा। न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है उस एग्जांपल की बात करते हैं। तो देखो, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट नॉन प्रिमिटिव मोड की बात कर रहे हैं। नॉन प्रिमिटिव मोड आपको याद है बच्चे, नॉन प्रिमिटिव का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो भी प्रोसेस रेडी में है उसमें से जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग रनिंग में आएगा, ठीक है। तो जब ये रनिंग में आएगा तो रनिंग में सीपीयू मिलेगा। तो जब भी एक प्रोसेस को, जैसे मान लो P1 है, इसको सीपीयू मिला, P1 को जैसे ही सीपीयू मिला तो P1 को सीपीयू तब तक मिला रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा P1 के जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं कंप्लीटली एग्जीक्यूट ना हो जाए, या कहना चाहिए P1 पूरी तरह से एग्जीक्यूट ना हो जाए, ठीक है। और फिर जब ये टर्मिनेट हो जाएगा एग्जीक्यूशन के बाद, तो दूसरे प्रोसेस को फिर से रनिंग वाले क्यू में लाया जाएगा, ठीक है। ये आपका नॉन प्रिमिटिव मोड होता है। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि हम गैंट चार्ट बनाते हैं, और गैंट चार्ट से हम क्या करते हैं, हम गैंट चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ, जो भी आप कहना चाहिए शेड्यूलिंग कर रहे हो, उस शेड्यूलिंग में कौन सा प्रोसेस कब आ रहा है, ठीक है, किस प्रोसेस को क्या टाइम ड्यूरेशन मिल रहा है, कौन सा प्रोसेस कितने देर में एग्जीक्यूट हो रहा है।
तो ये सारी चीजें अगर आप लॉजिकली मतलब पूरे के पूरे प्रोसेस को न्यूमेरिकली आप सॉल्व करना चाहते हो तो गैंट चार्ट से इजिली आप सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, तो गैंट चार्ट की हम बात करते हैं। और एक गैंट चार्ट जो होता है अगर देखा जाए बेटा तो ये क्या बताता है, सिंपल रिप्रेजेंट करता है आपके रनिंग स्टेट को, ये रनिंग क्यू को रिप्रेजेंट करता है। गैंट चार्ट जो है वो रनिंग क्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। बेटा देखो कुछ भी हो जाए स्टार्ट तो जीरो से ही होगा, 0 यूनिट ऑफ टाइम से ही स्टार्ट होता है, ये मुझे पता है कि 0 यूनिट ऑफ टाइम से स्टार्ट होगा। अब 0 यूनिट ऑफ टाइम पे केवल P1 आया है तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, मुझे बर्स्ट टाइम देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है। तो बट ऑब्वियस है 0 यूनिट पे देखो रेडी क्यू में केवल, रेडी क्यू में अगर आप देखोगे, अगर मैं रेडी क्यू की बात करूं तो अगर ये रेडी क्यू ले लें तो रेडी क्यू में 0 यूनिट में आप देखो केवल P1 प्रोसेस आया हुआ है। तो बट ऑब्वियस है P1 को ही रनिंग में मिलेगा मौका। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव है तो बट ऑब्वियस है क्या होगा, जितना भी इसको एग्जीक्यूशन में टाइम लगता है, बर्स्ट टाइम क्या कहलाता है, आपका एग्जीक्यूशन टाइम भी कहलाता है। तो जितना भी टाइम इसको चाहिए एग्जीक्यूट होने में पूरा का पूरा एलोकेट हो जाएगा, तब तक दूसरे प्रोसेस को मौका नहीं मिलेगा। अच्छी बात है। तो P1 ने कितना टाइम लिया, कितना टाइम चाहिए इसको, 3 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए, 3 यूनिट टाइम चाहिए, तो 3 यूनिट तक चलाए। अब 3 यूनिट तक रेडी क्यू में अगर आप देखो तो बट ऑब्वियस P1 तो चला गया था आपका रनिंग स्टेट में, तो रेडी से हट गया है। P1 आपका रनिंग स्टेट में है, लेकिन अब आपके पास प्रोसेस P2 भी आ चुका है, P3 भी आ चुका है, P4 भी। तो P2 कहीं 1 पे यहां आया होगा, P3 कहीं यहां आया होगा और P4 कहीं यहां आ गया होगा। तो रेडी क्यू में अब आपके पास है P2, P3 और P4। ठीक है, P2, P3 और P4 ये तीन है, P2 है, P3 है, P4 है। ठीक है, अब बेटा क्या होगा, अब हमको कंपेयर करना पड़ेगा कि किसका बर्स्ट टाइम सबसे ज्यादा है। ठीक है, किसका, क्योंकि देखो P1 ने तो 3 यूनिट ऑफ टाइम लेके एग्जीक्यूट हो गया, तो P1 का काम कंप्लीट, P1 हट गया। ठीक है, और ये रेडी से आपका रनिंग में पहले ही आ चुका था और कंप्लीट भी हो गया, कंप्लीट भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 0 से 3 टाइम में आप देखो अराइवल P2 का 1 पे हुआ, P3 का 2 पे हो गया और P4 का 3 पे हो गया, तो तीनों आपके रेडी क्यू में है। अब बात यह आएगी किसको किसको रनिंग स्टेट में लाया जाए, किसको रनिंग स्टेट में लाया जाए। तो अब बात क्या हो रही है, हम कौन सी शेड्यूलिंग मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, एल्गोरिथम कौन सा फॉलो कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। तो जिसका भी बर्स्ट टाइम सबसे लंबा होगा, सबसे लार्जेस्ट बर्स्ट टाइम को हम कंसीडर करेंगे। तो देखिए बच्चे, P2 का जो बर्स्ट टाइम है वो 2 है, P3 का जो बर्स्ट टाइम है वो 4 है और P4 का जो बर्स्ट टाइम है वो 5 है। ठीक है, अब बात ये आती है कि 2, 4, 5 में सबसे ज्यादा बर्स्ट टाइम किसका ज्यादा है, इसका, P4 का। तो अगला मिलेगा P4 को। ठीक है, अब P4 को मिल गया बेटा, कोई बात नहीं, P4 को मिला तो P4 जो है वो 5 यूनिट टाइम लेगा, तो 3 + 5 8 तक चलाइए। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहां से रेडी से हट गया था, रनिंग में आ चुका था, तो P4 को मैंने हटा दिया। अब बेटा क्या हुआ, जब 3 to 8 तक देखे तो कोई प्रोसेस देखे हम रेडी क्यू में और आया क्या, नया ऐड हुआ क्या, तो एक ही प्रोसेस बचा था जो 4 अराइवल था, तो P4 भी आ गया। ठीक है, और इसका बर्स्ट टाइम 6 है। अब P2, P3 और P4 में से डिसाइड करेंगे कि किसको पिक करना है, तो बट ऑब्वियसली हम किसको पिक करेंगे, P4 को पिक करेंगे क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम ज्यादा है। तो अब क्या हुआ बच्चे, सॉरी सॉरी ये P4 नहीं है, P5 है, सॉरी ये P5 है ना, P5 आया है, हाँ P5, तो ठीक है। अब P5 को हम चूज करेंगे बिकॉज P5 का बर्स्ट टाइम ज्यादा है, तो मैंने P5 लिया बेटे, P5 लिया और 8 + 6 14 तक चलेगा, 14 यूनिट ऑफ टाइम तक चलेगा। ठीक है भाई, ये भी बात समझ में आ गई। अब P5 हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो P5 को मैंने क्यू से हटा दिया, अब बचे केवल P2 और P3। अब इन दोनों का बर्स्ट टाइम देखो, एक का 2 है, एक का 4 है, तो पहले क्या होगा, P3 होगा। ठीक है, और 14 + 4 कितने तक जाएगा, 18 तक जाएगा। ठीक है, अब बेटा 18 तक गया, अब 18 तक जाने के बाद अब केवल बच गया आपका P2, कोई नया प्रोसेस अब आ नहीं रहा, तो रेडी क्यू में कोई नया प्रोसेस आएगा नहीं क्योंकि पूरे प्रोसेस हमारे यहां से फिनिश हो चुके हैं, रेडी क्यू में आ चुके हैं, कुछ भी बचा नहीं है। ऐसी मैकेनिज्म फॉलो होती है ना, मैकेनिज्म जो भी एल्गोरिथम होता है उसके अकॉर्डिंग आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, जो या कहना चाहिए जो शेड्यूलर होता है, वो ऐसी शेड्यूलिंग करता है।
अब बच गया आपका P2। P2 कितना यूनिट बर्स्ट टाइम क्या है, या कितना यूनिट टाइम चाहिए उसको एग्जीक्यूशन के लिए? केवल 2 यूनिट। तो अगर आप देखोगे तो ये 20 तक चलेगा। एक गैंट चार्ट आपका बन गया। ठीक है, अब जब गैंट चार्ट बन गया बेटे, तो बस अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप देखें क्या होगा इसमें। अब इसमें हम आगे कैलकुलेशन करते हैं। ये सारी चीजें हट गई, बड़ा ही सिंपल सा मैकेनिज्म था। बस आपको क्या करना था, लॉन्गेस्ट जॉब को सिलेक्ट करना था। जो भी आपका लॉन्गेस्ट था उस जॉब को आपको सिलेक्ट करना था। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपको यहां निकालना है कंप्लीशन टाइम, सीटी, दैट इज कंप्लीशन टाइम, या इसी को हम एग्जिट टाइम भी बोलते हैं, ईटी भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं ईटी देखने को मिलेगा। एग्जिट टाइम, ये एग्जीक्यूशन टाइम है, ध्यान रखना। इसको मैंने बताया था एग्जीक्यूशन टाइम, ये आपका एग्जिट टाइम है, या इसको कंप्लीशन टाइम भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालते हैं बच्चे, उसके बाद हम निकालते हैं टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालते हैं बेटा, वेटिंग टाइम। फिर WT लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। अब आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में बेटा कि जो भी आप कंप्लीशन टाइम निकालोगे या एग्जिट टाइम निकालोगे, वो सीधा आपको क्या देखना है, जैसे कोई प्रोसेस है P1, तो उसके राइट में देखते जाओ, राइट वाला जो होगा उसका कंप्लीशन टाइम होगा। P1 कब कंप्लीट हुआ, 3 पे। ठीक है, लिख दिया 3 पे। फिर P4 कब कंप्लीट हुआ, 8 पे, लिख दिया 8। P5 कब कंप्लीट हुआ, 14 पे, लिख दिया 14। P3 कब कंप्लीट हुआ, 18 पे, 18 लिख दिया। फिर P2 कब कंप्लीट हुआ, 20 पे, P2 पे लिख दिया 20। ये भी चीजें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं बेटा टर्न अराउंड टाइम की। टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है सीटी माइनस अराइवल टाइम या ईटी माइनस अराइवल टाइम। तो सीटी कितना है, 3, 3 माइनस 0 3, 20 माइनस 1 19, 18 माइनस 2 16, 8 माइनस 3 5, देन 14 माइनस 4 10। देन बेटा WT, दैट इज वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम निकालने का तरीका क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, दैट इज DT। टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो 3 माइनस 3 0, 19 माइनस 2 आपका हो जाएगा 17, 16 माइनस 4 आपका हो जाएगा 12, 16 माइनस 4 हो जाएगा 12। फिर आप इसमें देखो 5 माइनस 5 हो जाएगा 0, फिर 10 माइनस 6 हो जाएगा 4। ठीक है, ये आपने निकाल लिया CT, TAT, WT। अब बेटा अगर आपको एवरेज TAT निकालना है, एवरेज TAT, तो एवरेज TAT का मतलब क्या हुआ, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 10 25, 31, 41, 50, 53 आ रहा है। अब 53 डिवाइड बाई नंबर ऑफ प्रोसेस कर देते हो आप। नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5, तो 53 बाई 5 कितना हो जाएगा, 10.6। तो ये आ गया आपका 10.6 यूनिट। ठीक है, 10.6 यूनिट। उसके बाद हम एवरेज वेटिंग टाइम की बात कर रहे हैं। एवरेज वेटिंग टाइम मतलब इसका टोटल कर लो और डिवाइड बाई आप 5 कर दो, जो भी नंबर ऑफ प्रोसेस है। तो 17 प्लस 12 प्लस 4, दैट इज 33, एंड 33 बाई 5 आपका आ जाएगा 6.6 यूनिट। ठीक है, ऐसे हम LJF निकालते हैं नॉन प्रेम्पटिव वे में। ठीक है, जिसमें आप कंप्लीटली CPU दे देते हो। ठीक है, तो ये आपका LJF नॉन प्रेम्पटिव हो गया। ये ऐसे हम पूरा का पूरा निकालेंगे। दूसरे एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। अब दूसरा जो है प्रिमिटिव है। सेम क्वेश्चन मैंने लिया है, देखो क्वेश्चन यहां वही है। अब मैं इसको LJF विद प्रिमिटिव लूंगा, या आप इसको लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट बोल दो, दैट इज LRTF या LJF विद प्रिमिटिव। बिल्कुल न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम लिया, जिससे आपको समझ में कोई दिक्कत ना हो। अब बेटा आपको याद करो, मैंने बताया था अगर प्रिमिटिव हो गया, यहां आपका क्राइटेरिया क्या था, अगर आप बात करो इसमें, अगर इसमें आप देखो तो आपका क्राइटेरिया क्या था, क्राइटेरिया था आपका बर्स्ट टाइम BT, लेकिन लॉन्गेस्ट बर्स्ट टाइम, और मोड था नॉन प्रिमिटिव। मोड नॉन प्रिमिटिव था। यहां चेंज हो गया, यहां आपका क्राइटेरिया तो बर्स्ट टाइम ही है, क्राइटेरिया आपका बर्स्ट टाइम ही है, और मोड कौन सा हो गया, मोड हो गया आपका प्रिमिटिव। मोड आपका प्रिमिटिव है। लेकिन अब बेटा आप याद करो, प्रिमिटिव होगा तो मैंने आपको बोला था बस आप एक एक यूनिट ऑफ टाइम दो,
और हर यूनिट ऑफ टाइम में आप फिर जाके प्रोसेस को चेक करते जाओ कि कोई प्रोसेस आया कि नहीं आया। ठीक है, केवल 1 यूनिट टाइम देना चाहिए आपको, जब तक कि आपको बिल्कुल ही क्लियर ना हो जाए कि हाँ अब इसके बाद कुछ है ही नहीं, या केवल 2 ही बच गए हैं जिसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, या वही प्रोसेस ही आएगा, तब तक हम 1 यूनिट ऑफ टाइम ही देंगे। केवल ध्यान रखना 1 यूनिट ऑफ टाइम में ही हम डिवीजन करेंगे। तो यह प्रिमिटिव वर्जन है बेटा, प्रिमिटिव वर्जन के लिए हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा भाई गैंट चार्ट पे बात आएगी, गैंट चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब प्रिमिटिव है तो गैंट चार्ट थोड़ा लंबा बनेगा इसका, तो मैंने ये ऐसा गैंट चार्ट को ले लिया। गैंट चार्ट बन गया, उसके बाद कुछ भी नहीं बचा, फिर तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और रेडी क्यू ले लेता हूं मैं, ये मान लेता हूं रेडी क्यू है, रेडी क्यू की बात करता हूं। अब इसमें रेडी क्यू भी ध्यान रख के बनाना है, क्योंकि इसमें क्या होगा, प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा, प्रिमिटिव वे में जाएगा। मतलब थोड़ी देर के लिए उसको मेमोरी मिलेगी 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, और 1 यूनिट के बाद फिर दूसरे को मेमोरी मिल जाएगी, स्विचिंग होगी। ठीक है, अब कुछ भी हो जाए बेटा, आपको स्टार्ट तो 0 से करना है। तो देखो 0 वाले पे तो कोई अराइवल नहीं है, तो कोई बात नहीं, नहीं अराइवल है तो आप बोलोगे सीपीयू जो था वो आइडल बैठा हुआ था, तो 1 तक सीपीयू आइडल बैठा हुआ था, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और जब, याद रखो, जब प्रिमिटिव होता है तो आपको रिस्पॉन्स टाइम भी निकालना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन जनरल अगर नॉन प्रिमिटिव है तो वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम सेम आएगा, लेकिन प्रिमिटिव है तो रिस्पॉन्स टाइम निकालोगे और डिफरेंट आएगा, तो रिस्पॉन्स टाइम आप निकालते हो प्रिमिटिव की वाले में। ठीक है, बाकी आपको पूछे तो आप निकाल सकते हो, रिस्पॉन्स टाइम मैंने पिछले क्लासेस में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, इनके आगे एग्जाम्पल्स में भी हम देखेंगे। अब बेटा क्या है, अगर देखा जाए तो 1 पे केवल P1 आया है। ठीक है, केवल P1 आया है, तो कोई कंपटीशन नहीं है, क्यू में केवल P1 आया। अब P1 को मैंने रेडी स्टेट में डाल दिया, रेडी स्टेट में डाल दिया। ठीक है, सॉरी, P1 रेडी स्टेट में आया, अब मैं इसको रनिंग स्टेट में डाल दिया, मतलब मेमोरी मिल गई, तो रेडी स्टेट से हट गया। ठीक है, इसको मेमोरी मिली, लेकिन क्या होगा, केवल 1 यूनिट टाइम ऑफ देंगे, केवल केवल 1 यूनिट टाइम देंगे, तो 1 + 1 2, क्योंकि प्रिमिटिव है, उसके बाद दूसरे को मौका देना पड़ेगा मुझे। ठीक है, या देखेंगे, यहां तो हम बर्स्ट टाइम पे बात कर रहे हैं ना, तो क्राइटेरिया बर्स्ट टाइम है, ध्यान रखना, क्राइटेरिया बर्स्ट टाइम है, मोड प्रिमिटिव है। चलिए हम 2 पे आ गए, अब 2 पे जैसे ही आए तो P2 भी आ गया, रेडी क्यू में P2 भी आ गया ना, क्योंकि 2 पे वो अराइव हो चुका था, P2 भी आ गया। अब आप समझो, अब आपके पास एक रनिंग मोड में P1 है, और यहां आपके पास वेटिंग में P2 पड़ा हुआ है। रनिंग मोड में आप याद करो, रनिंग मोड में आपके पास P1 तो है, और अब आपका क्या आ गया, P2 भी आ गया उसी सेम टाइम पे। अब मुझे क्या देखना पड़ेगा कि किसको हम दें, तो बर्स्ट टाइम चेक करेंगे, तो P2 और P1 में P2 का बर्स्ट टाइम 4 है। ठीक है, P2 का बर्स्ट टाइम 4 है और इसका बर्स्ट टाइम 2 है, तो बट ऑब्वियस किसको मौका मिलेगा, P2 को मौका मिलेगा। ठीक है, P2 को मौका मिलेगा। और ध्यान रखो एक चीज और, जब P1 को मौका मिला तो केवल इसका 1 यूनिट बर्स्ट हुआ, केवल 1 यूनिट टाइम आपने दिया, तो जब 1 यूनिट टाइम बचा तो इसके पास एग्जीक्यूट होने के लिए अभी 1 यूनिट और चाहिए, तो ये अपडेट होके 1 हो गया। तो अब 2 नहीं है, मैंने अभी जो बताया वो आपका वो सही नहीं था, ये 2 नहीं था, कितना बचा था, केवल 1 बचा था। ठीक है, तो सही नहीं हुआ, अब बचा क्या, 1, ध्यान रखना। अब जब P2 भी रेडी क्यू में आ गया 2 यूनिट ऑफ टाइम पे, तो P2 और P1 का कंपेयर होगा, तो P2 का जो बर्स्ट टाइम है 4 है, और P1 का बर्स्ट टाइम 1 है, ध्यान रखना, P1 का बर्स्ट टाइम 1 है। ठीक है, दोनों में बर्स्ट टाइम ज्यादा किसका होगा, हमें तो बर्स्ट टाइम ज्यादा देखना है। ठीक है, क्राइटेरिया ये है कि बर्स्ट टाइम देखना है, लेकिन लॉन्गेस्ट। ठीक है, तो 4 को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, जब हम 4 को कंसीडर करेंगे तो P1 हो जाएगा प्री एम्प्ट, P1 को प्री एम्प्ट करके वापस से रेडी क्यू में ले आओगे आप। ठीक है, P1 को प्री एम्प्ट करके वापस से रेडी क्यू में ले आओगे, क्योंकि ये प्री एम्प्टिव है, तो प्री एम्प्ट कर दिया, वापस से उसको रेडी क्यू में भेज दिया, और P2 को मौका दे दिया, सीपीयू मिल गया। ठीक है, चलो अच्छी बात है, P2 को मौका मिला, 2 से 3 चला, और बेटा अभी अपडेट होके 3 यूनिट पे पहुंच चुका है, मतलब अब इसको 3 यूनिट टाइम चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए। लेकिन 3 यूनिट पे पहुंचते पहुंचते अगर आप देखो तो P2 तो यहां से हट गया, P2 यहां से हट गया। अब हम क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट, अब मैंने क्या किया, अब अगर आप देखो, अब यहां पास वेटिंग में केवल P1 पड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही 3 यूनिट टाइम पे आप पहुंचे, तो 3 यूनिट टाइम पे आपका P3 भी आ गया, तो यहां P3 भी आ चुका है, और P1 है ही। अब P2 पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, P2 पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है,
तो P2 को अगला मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो फिर क्या होगा, कंपेयर होगा P1 में, P3 में और P2 में, क्योंकि P2 भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। इन सब में देखो तो P3 का बर्स्ट टाइम 6 है, P2 का बर्स्ट टाइम जो है वो 3 है, और P1 का बर्स्ट टाइम 1 है, बट ऑब्वियस है तो 6 वाले को मौका मिलेगा, मतलब P3 को मौका मिलेगा, तो P2 भी प्रीएम्प्ट हो जाएगा और P2 आ जाएगा वेटिंग आपका रेडी क्यू में। ठीक है, और मौका किसको मिलेगा, P3 को। तो P3 यहां से हटा और मौका मिला इसको, लेकिन चलेगा कितना, 1 यूनिट ऑफ टाइम ही चलेगा, तो ये 4 तक चला, और ये आपका इसको अब चाहिए केवल 5 यूनिट एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ा मैं, तो क्या हुआ, 4 यूनिट ऑफ टाइम तक, अब देखो तो P4 भी आ चुका, अब P4 भी आ गया, लेकिन अब P3 पूरा एग्जीक्यूट हुआ नहीं है, तो P3, P1, P2, P4, मतलब P1, P2, P3, P4 सारे कंपेयर होंगे। सारे कंपेयर होने के बाद देखो तो P4 का 8 यूनिट है, P3 का 5 यूनिट है, P2 का 3 यूनिट है, और P1 का 1 यूनिट है, तो बर्स्ट टाइम किसका लार्जर है, P4 का। तो मौका किसको मिलेगा, P4 का, लेकिन 1 यूनिट टाइम ही मिलेगा, तो बट ऑब्वियस है P4 यहां से हटेगा, और P3 प्रीएम्प्ट हो गया, P3 यहां वापस आ गया, P3 आपके रेडी क्यू में वापस आ गया, और P4 को मौका मिला, और P4 को जैसे ही मौका मिला 5 यूनिट तक चलाया इसने, एक एक यूनिट ही चलेगा। अब 8 से इसको केवल 7 चाहिए, अब 7 यूनिट चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम करंट स्टेटस की बात करें, तो करंट स्टेटस में अगर आप देखो तो रेडी क्यू में क्या पड़ा हुआ है आपके पास, समझते हैं। तो अगर आप रेडी क्यू में देखो, तो रेडी क्यू में आपके पास पहले से पड़ा हुआ है P1, P2, P3। ठीक है, और P4 भी पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, अगर आप देखो तो P4 भी पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है भाई, पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे, P4 के साथ भी हम कंपेयर करेंगे, तो P4 का अभी करंट स्टेटस है 7 यूनिट, P3 का करंट स्टेटस है 5 यूनिट, P2 का करंट स्टेटस है 3 यूनिट, और P1 का करंट स्टेटस है 1 यूनिट, बट ऑब्वियस है P4 का बॉस टाइम अभी भी ज्यादा है, तो फिर P4 ही चलेगा, और 6 तक चला। ठीक है, और 6 तक चलने के बाद अब इसको चाहिए 6 यूनिट, फिर आगे फिर P1, P2, P3 और P4 पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, फिर कंपेयर होंगे, तो P4 का बॉस टाइम अभी भी ज्यादा है पूरे में से, तो फिर P4 चलेगा 1 यूनिट, और ये 7 तक चला बेटा, और जैसे ही 7 तक चला ये आ गया 5 पे। ठीक है, अब आ गया ये 5 पे, ध्यान रखना, अब समझने वाली बात है। अब अगर आप देखो तो फिर कंपेयर होगा P1, P2, P3 और P4 भी, क्योंकि P4 पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, 5 यूनिट टाइम तो अभी भी इसको चाहिए। तो बात आएगी, बोलेंगे कि P3 और P4 का बर्स्ट टाइम दोनों का सेम है। अब मैंने आपको बताया था जब भी बर्स्ट टाइम सेम हो तो आप FCFS फॉलो करा किया, जब भी बर्स्ट टाइम सेम हो तो आपको फॉलो क्या करना है, FCFS। उसमें क्या देखते थे, अराइवल टाइम, कौन पहले अराइव हुआ है, तो आप देखोगे P3 पहले अराइव हुआ है, तो P4 को प्रीएम्प्ट कर देगा, बोलेगा आप रेडी क्यू में जाइए, और मौका देगा P3 को, क्योंकि इसका अराइवल टाइम पहले है। तो चलिए अच्छी बात है, P3 को मौका मिला और ये 8 तक चला, जब P3 8 तक चला, तो अब यहां से इसका वेटिंग टाइम भी कम करते चलो, वेटिंग टाइम कम करना है, तो 4 हो गया, इसमें गड़बड़ होती है नहीं तो। ठीक है, तो ये 4 पे पहुंच गया, अब 4 यूनिट चाहिए, और यहां से P3 आपका बाहर हो गया, रेडी क्यू से बाहर हुआ क्योंकि रनिंग स्टेट में आ गया। अब बेटा P1, P2, P4 रेडी क्यू में है और P3 रनिंग स्टेट में है, लेकिन P3 पूरा पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, फिर कंपेयर होगा तो अब बॉस टाइम P4 का ज्यादा हो जाएगा, देखो P4 का ज्यादा हो गया, तो अब P4 को मौका मिलेगा, और P3 प्री एम्प होके यहां पहुंच जाएगा, तो यहाँ P3 आ गया और P4 को रनिंग स्टेट में, तो P4 यहां से हट गया। अब बेटा 1 यूनिट चला, 9 पे पहुंचा, तो अब इसको चाहिए 4 यूनिट एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, ये सबसे बड़ा है, आप कहना कह सकते हो एग्जाम्पल जो लिया हुआ है ना, वो सबसे कहना चाहिए लेंदी है, जिसमें आपको एक एक यूनिट पे आपको चेक करना पड़ेगा, तो आपको सारी पॉसिबिलिटीज जो है ना समझ में आ जाएगा कि क्या हो क्या रहा है। तो अब अगर देखो, तो अब अगर हम वेटिंग स्टेट में जाएं, तो अब हमारे पास, सॉरी वेटिंग स्टेट बोल रहा हूं, रेडी क्यू में जाएं, तो रेडी क्यू में आप देखो अब हमारे पास पड़ा है P1, P2, P3। ठीक है, अब बात आएगी P4 अभी पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, रनिंग स्टेट में है, तो ये पूरे कंपेयर होंगे P1, P2, P3 और साथ में P4।
तो P4 और P3 का जो बर्स्ट टाइम है बराबर है, 4-4 है। तो बट ऑब्वियस है P3 को मौका मिलेगा क्योंकि दोनों का सेम है, तो FCFS मैकेनिज्म फॉलो करेंगे और मैं मौका दूंगा किसको, P3 को मौका मिलेगा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो P3 को मौका देगा, क्यों, क्योंकि इसका अराइवल टाइम पहले है। तो P3 आ गया बच्चे, और यहाँ P3 जैसे ही आया, P3 जैसे ही आया तो 9 to 1 केवल 1 टाइम मिलेगा। ठीक है, अब इसको केवल 3 यूनिट चाहिए। ठीक है, अब P4 प्रीएम्प्ट होके यहां आ चुका था, P3 क्योंकि रनिंग स्टेट में है। अब क्या होगा, अब हमारे पास P1 P2 P4 रेडी क्यू में है और P3 रनिंग स्टेट में है, कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो इसके लिए भी सोचना पड़ेगा मुझे। जब मैं इन सबको कंपेयर करूंगा P1 P2 P3 P4, तो P4 का बर्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली दिख रहा है मुझे, लार्जर है। तो फिर P4 चलेगा और P4 आपका 1 यूनिट टाइम चला, 11 तक पहुंचा। 1 यूनिट टाइम चला, 11 तक पहुंचा। अब इसको फिर से 3 यूनिट टाइम चाहिए P4। अब क्या होगा, अब P4 आपका यहां कैसे आ गया, रनिंग स्टेट में आ गया है। तो P3 आपका क्या हो गया होगा, रेडी क्यू में, क्योंकि पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं है। तो ये करंट स्टेटस है। अब क्या होगा, P1 P2 P3 और P4 एक कंपेयर होंगे। तो फिर दिखेगा मुझे P3 और P4 सेम है, बर्स्ट टाइम सेम है, 3-3 है। ठीक है, तो अगर सेम है तो मुझे P3 को मौका देना पड़ेगा। ठीक है, तो P3 रनिंग में आएगा और P4 वापस से यहां चला जाएगा। ठीक है, रेडी क्यू में। अब मैं P3 को फिर से रनिंग स्टेट में लाया, अब ये 12 तक गया। ये अब आपका, सॉरी सॉरी, यहां गड़बड़ है, जस्ट अ मिनट, यहां रुकना पड़ेगा बेटा, यहां रुकना पड़ेगा। अब मैं फिर से इसको, इस स्टेप को अपन फिर से समझने की कोशिश करते हैं। इस स्टेप में हमने दूसरे को चेक नहीं किया, अभी फिर से यहां समझना पड़ेगा। देखो अब क्या है, अब मैं P4 पे हूं। ठीक है, पहले P4 पे समझते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब समझो, अब आपके पास P1 P2 और P3 अभी आपके रेडी क्यू में है और P4 रनिंग में है। ठीक है, अब रनिंग पे है तो समझो मेरी बात को, यहां देखो, अब आपका P4 3 पे है, P3 भी 3 पे है और P2 भी 3 पे है। तीनों 3 पे है, ऊपर वाले को हमने चेक ही नहीं किया, सारे 3 पे ही है। तो सबसे पहले मौका किसको मिलेगा बच्चे, सबसे पहले अब मौका P2 को मिलेगा, क्योंकि अराइवल P2 का पहले है, अराइवल P2 का पहले है, ध्यान रखो। ठीक है, तो अब P2 जो होगा वो आपका आ जाएगा रनिंग स्टेट में, सीपीयू मिल जाएगा, और यहाँ P4 प्रीएम्प्ट हो जाएगा रेडी क्यू में, रेडी क्यू में पहुंच जाएगा। ठीक है, ये देखिए 11 to 12 में P2 आ गया बच्चे। अब इसको केवल चाहिए 2 यूनिट ऑफ टाइम, अब केवल इसको 2 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए। तो बट ऑब्वियस है फिर कंपटीशन किसमें होगा, P3 और P4 में, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। बस टाइम हायर देखूंगा, हायर किसके, P3 और P4 के। तो बट ऑब्वियस किसको मौका मिलेगा, P3 को मौका मिलेगा। ठीक है, तो P3 को मौका मिला बच्चे, P3 को मौका मिला, P3 यहां से हटेगा। ठीक है, और P2 वापस प्रीएम्प्ट हो जाएगा। तो अब यहां नया जो बनेगा P1 P2 और P4 होंगे। ठीक है, अब P3 को मौका मिला, 12 to 13 तक चलेगा बेटा। ठीक है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये चलेगा, अब इसको केवल 2 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए। ठीक है, उसके बाद दिख रहा है कि P4 जो है वो आपका बर्स्ट टाइम ज्यादा है, तो P4 यहां से हटेगा और यहां आएगा रनिंग स्टेट में, और P3 प्रीएम्प्ट हो जाएगा रेडी क्यू में। आ गया बेटा, प्रीएम्प्ट हो गया। ठीक है, अब ये 13 to 14 तक चलेगा। ठीक है, अब इसको कितना यूनिट टाइम चाहिए, 2 यूनिट। अब फिर से वही वाली बात आ गई, आप देखो अच्छे से। तो इसके लिए मैं क्या करूं, यहां से पहले प्रोसेसेस को हटा दूं। तो अगर आप देखो तो रेडी क्यू में अभी क्या क्या है, आपके पास प्रोसेस क्या क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखो, तो अब अभी के करंट स्टेटस में अगर मैं बात करूं, तो करंट स्टेटस में आपके पास रेडी क्यू में है P1 P2 P3, रनिंग स्टेट में है P4, जो कि अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको भी 2 यूनिट टाइम चाहिए। अब जब मैं कंपेयर करूंगा तो P1 P2 P3 और P4 को भी करूंगा, क्यों, क्योंकि P4 भी एक पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अच्छी बात है। तो देखिए, इन तीन को 2 यूनिट टाइम चाहिए, बॉस टाइम सबसे ज्यादा 2 है, लेकिन तीन का 2 है, P2 का P3 का P4 का। तो बट ऑब्वियस अराइवल टाइम जिसका पहले होगा, P2 का पहले, P2 को मौका मिलेगा। तो P4 के बाद मौका मिला P2 को। ठीक है, दे देते हैं मौका। P2 को जैसे ही मौका मिला, ये 15 तक चलेगा बच्चे, ये आपका 15 तक चला। ठीक है, 15 तक चलने के बाद
अब P2 हो गया है 1, इसको 1 यूनिट टाइम चाहिए। फिर अब आपके पास क्या होगा, यहां से आपका P2 हटा और यहां P2 आ गया, और P4 प्रीएम्प्ट होके आया होगा, यहां आ गया होगा। ठीक है, तो अब आपका P1 P3 P4 और P2 है। P2 भी पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो देखेंगे बॉस टाइम 2 हाइयर है, लेकिन दो का है, P3 का और P4 का। तो बट ऑब्वियस है, दोनों का अगर बराबर है तो अराइवल टाइम देखना पड़ेगा, तो P3 को मौका मिलेगा। तो P3 यहां से हटेगा, रनिंग स्टेट में जाएगा, और P2 प्रीएम्प्ट हो जाएगा। तो अब मेरे पास क्यू में बचा P1 P2 और P4। ठीक है, एक केवल 1 यूनिट चलेगा और 16 तक पहुंच गया। अच्छी बात है। अब देखो, जब ये 16 तक चला तो इसको भी अब 1 यूनिट टाइम चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए केवल। अब इनमें सबसे ज्यादा बड़ा बर्स्ट टाइम किसका ज्यादा है, P4 का, कोई कंपटीशन नहीं है, तो P4 को मिलेगा। P4 यहां इन होगा, एग्जीक्यूशन के लिए इसको मिलेगा 1 यूनिट, और 17 तक एग्जीक्यूट होगा, और P3 प्रीएम्प्ट हो गया है, यहां रेडी क्यू में पहुंच चुका है। अब अभी आप देखो तो इसको भी 1 यूनिट टाइम चाहिए। अच्छी बात है, 1 यूनिट टाइम इसको भी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, अभी पूरा एग्जीक्यूट कुछ कोई भी नहीं हुआ है, तो P1 P2 P3 और P4 जो रनिंग स्टेट में, इन पूरे को कंपेयर करेंगे, सभी को 1 यूनिट टाइम चाहिए। तो आप देखो, बट ऑब्वियस है, इसको भी 1 यूनिट, इसको भी 1 यूनिट, इसको भी 1 यूनिट, इसको भी 1 यूनिट। तो फिर क्या देखेंगे, अराइवल टाइम। अराइवल टाइम P1 पहले आया हुआ है, तो P1 को मौका मिलेगा, 18 तक चलेगा। ठीक है, लेकिन P1 अब कंप्लीट हो गया, तो P1 को यहां से हटा देंगे, और ये P4 यहां आ चुका था रेडी क्यू में, लेकिन P1 अब हट गया, परमानेंटली हट गया। अब एग्जीक्यूशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि P1 को 1 यूनिट ही टाइम चाहिए। अब आपके पास क्या क्या बचा, P2 P3 P4 रेडी क्यू में, सबको 1 यूनिट टाइम चाहिए। तो बट ऑब्वियस है, अराइवल टाइम देखना पड़ेगा, तो P2 को मौका मिलेगा। तो यहां 19 तक आपको P2 को मौका मिला। ठीक है, और P2 जैसे ही आपका फिनिश हुआ, P2 जैसे ही फिनिश हुआ, ठीक है, P2 आपका जैसे ही फिनिश हुआ, फिर बच गए कौन से, P3 और P4। तो फिर P3 को मौका मिलेगा, क्योंकि दोनों सेम है, तो अराइवल टाइम देखा जाएगा। तो यहां मौका मिलेगा, नीचे बना देता हूं मैं, 19 से 20 तक में मौका मिलेगा आपके P3 को। ठीक है, क्योंकि अराइवल पहले है। अब फिर P3 खत्म हुआ, केवल P4 बचा, उसका भी 1 यूनिट टाइम चाहिए था। ये P4 हुआ, ये 21 तक गया। तो ऐसे गैंट चार्ट बनेगा बेटा, जब हम बात करेंगे लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट की। ठीक है, टाइम फर्स्ट की, ऐसे गैंट चार्ट बनेगा। ठीक है, ये सबसे लेंथी एग्जांपल था, जिसमें आपको ना पूरी प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए टाइम लग गया। अब इसमें देखो, अब बाकी चीजें तो सिंपल है, इसको मैं आगे अब कैलकुलेट करके बताता हूं, बाकी चीजें बड़ी इजीली तरीके से कैलकुलेट हो जाएंगी। जस्ट अ मिनट। अब देखो, इसमें से आपको सीटी निकालना है। ठीक है, जब आपको इसमें से सीटी निकालना है, कंप्लीशन टाइम या एग्जिट टाइम, तो देखो P1, तो P1 का एग्जिट टाइम क्या होगा, P1 का लास्ट ऑकरेंस जो सबसे लास्ट में हुआ हो, उसका राइट। तो P1 का सबसे लास्ट ऑकरेंस देखो यहां है, ये कहीं यहां, ये सॉरी यहां, ये P1 का लास्ट है। तो P1 के लास्ट पे देखो राइट में क्या दिया हुआ है, 18, तो 18 आ गया। P2 का लास्ट, P2 का लास्ट देखो, बढ़ते जाओ, ये देखो यहाँ 19, तो 19 आगे राइट में देखना है। P3 का लास्ट, ये P3 लास्ट यहाँ है, उसका राइट, तो 20 हो गया। फिर P4 तो 21 पे, ये आपका आ गया सीटी, कंप्लीशन टाइम या एग्जिट टाइम। देन हम टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं बच्चे। टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे, तो टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है सीटी माइनस 80 अराइवल टाइम। सीटी मतलब आपका कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 18 माइनस 1 17, 19 माइनस 2 17, 20 माइनस 3 17, 21 माइनस 4 17, 80 आ गया। उसके बाद आप क्या निकालोगे, वेटिंग टाइम, दैट इज WT। ठीक है, तो WT कैसे निकालते हैं, WT का निकालने का तरीका TAT माइनस BT बर्स्ट टाइम। तो TAT 17 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 15, 17 माइनस 4 13, 17 माइनस 6 दैट इज 11, और 17 माइनस 8 9। अब इनका एवरेज निकालना है, तो इसको टोटल कर लो। तो एवरेज TAT कितना हो जाएगा, ये आएगा 68, और डिवाइड बाई नंबर ऑफ प्रोसेस, टोटल कितने हैं 4।
तो ये आ गया 68/4। एवरेज वेटिंग टाइम की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इनको ऐड कर दो, ये आएगा 48 डिवाइड बाई 4, ये आपका आ जाएगा एवरेज वेटिंग टाइम। ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, या एलजीएफ विथ प्रिमिटिव वर्जन की हम अगर बात करें तो। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? समझ में आया या नहीं आया? बोलो बच्चे, क्लियर है या नहीं है? बोलो बच्चे, समझ में आ गया या नहीं यस आया? सर। यस ठीक, सर। गुड। अब ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है खुद से। ये आपका एग्जाम्पल कैसे बोला जा रहा है, प्रिमिटिव स्टाइल में सॉल्व करना है। जो अभी मैंने स्टाइल बताया उसी स्टाइल में सॉल्व करना है। तो लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट विथ प्रिमिटिव, मतलब ये एलआरटीएफ की बात हो रही है, ये एलआरटीएफ की बात हो रही है, ठीक है। ये आपका बन जाएगा, ये देखो इसका सॉल्यूशन भी मैंने दे दिया, तो सॉल्यूशन पहले मत देखना, आप सॉल्व करके देखना, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाए।